यह 4 जुलाई 1969 की रात है। 9:45 बजे एक गर्म गर्मी की शाम वाले कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक शहर जो सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में है। गोलियों की आवाजें हवा में गूंजती हैं जब एक कार ब्लू रॉक स्प्रिंग्स ड्राइव पर तेजी से रुक जाती है। शीशे की टूटने और चीखें रात के हवा में गूंजती हैं, जो उन लोगों के पीछे की हड्डियों को ठंडा करती हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं। पैनिक फैलता है जब दृश्यों को देखने के लिए गवाहों को भागने की जरूरत होती है। एक शांतिपूर्ण ग्रामीण रात में पूरी भयानकता में बदल जाती है। उस रात का दृश्य एक पूर्ण विनाश का था। हवा में धुआं और गोलियों की गंध भरी हुई थी। रात के हवा में केवल चोटिल लोगों के चीखें और दूर के सायरन का फीका सा ध्वनि था। एक समुद्री तट की रोशनी का एक समुद्र ने अंधेरे आकाश को रोशन किया जब पुलिस और पैरामेडिक्स ने तेजी से दृश्य की ओर बढ़े जो उन्हें सामने की ओर देख रहे थे। एक युवा जोड़ा, डेविड फराडे और बेटी लू जेनसन, जीवनहीन जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर गोलियों से भरे हुए थे। उनकी कार, एक सफेद 1968 डाटसन, कुचली और घुमावदार हो गई थी, धातु का एक अनजाने ढेर में बदल गई थी। बेटी लू जेनसन 16 एक उच्च शिक्षा के छात्र थे जिनके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था। वह पैसेंजर सीट में बैठी थी जब हमला हुआ था। उनकी युवा जिंदगी एक क्रूर हत्यारे के द्वारा काट दी गई थी। डेविड फराडे 17, उनके प्रेमी, कार चला रहे थे जब हमला शुरू हुआ था। उनका शरीर पहचानने योग्य नहीं था। जोड़ा शांतिपूर्ण ड्राइव पर था, गर्म गर्मी की शाम का आनंद ले रहा था जब उन्हें अचानक एक गोलीबारी से घिर गया था। उनकी निर्दोष प्रेम को गोलियों की बौछार से मिटा दिया जाएगा। दृश्यों पर गवाहों ने एक भयंकर और डरावना दृश्य का वर्णन किया जब गोलियों की आवाजें गूंजती हैं और जोड़े की कार असंतुलित हो जाती है। एक गवाह ने एक आदमी को कार के ड्राइवर की सीट पर देखा जो आगे की ओर झुक गया था। उसके घावों से खून बह रहा था। दूसरे गवाह ने एक छोटा सा क्रिप्टिक फ्रेज शूटर द्वारा बुलाया गया था, आगंतुक है। लेकिन वह क्या कहना चाहता था? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम प्रतिदिन नए मामलों को पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, जो इस भयानक हमले के पहले क्रिप्टिक पत्र के साथ शुरू होता है, जो इस हमले के कुछ हफ्ते बाद भेजा गया था। पत्र ने समुदाय में झटका दिया क्योंकि यह पता चला कि यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था। पत्र कोड में लिखा गया था, एक पहेली जो विश्वासघाती के लिए कई वर्षों तक रही थी। लेकिन यह आदमी क्या कारण से एक श्रृंखला हत्यारा बन गया था और वह इतनी देर तक पकड़े जाने से बच गया था? जोडियक किलर का आतंकवादी शासन ने कम से कम 5 जीवनों को ले लिया, उत्तरी कैलिफोर्निया में एक तरंग का कारण बना। जब हम जोडियक किलर के जीवन और अपराधों की जांच करते हैं तो हम एक जटिल वेब का पता लगाएंगे जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, क्रिप्टिक संकेत और हत्यारे द्वारा छोड़े गए ट्रेल्स शामिल होंगे। हम जांच को देखेंगे जो कई बार फेल हो गई थी और जिसने हत्यारे को इतनी देर तक लंबे समय तक बाहर रहने की अनुमति दी। शुरुआती दिनों से लेकर नवीनतम विकासों तक हम आपको जोडियक किलर के अंधकारमय और घुमावदार दुनिया में एक यात्रा पर ले जाएंगे। और जो हमें पता चलेगा वह कुछ भी नहीं होगा शॉकिंग। हमारे सच्चे अपराध के चैनल का स्वागत करते हुए, जहां हम मानव प्रकृति के सबसे अंधेरे कोनों में खो जाते हैं। हमारा अगला मामला अमेरिकी इतिहास में सबसे जाने-माने अपराधी के मामलों में से एक है, जोडियक किलर। इस दुर्भाग्य के केंद्र में एक व्यक्ति है जिसे केवल आर्थर ली एलन के नाम से जाना जाता है। जन्म 1933 में। एलन एक 38 वर्षीय निवासी थे वैलेजो, कैलिफोर्निया,
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के गांव में। उनके आसपास के आवासीय घरों और एक छोटे से गांव की समुदाय के बीच एलन ने एक अपेक्षाकृत शांत जीवन जिया। आर्थर ली एलन एक स्थानीय फैक्ट्री में एक प्रिंटर के रूप में काम करते थे, जो उनके सीमित परिवार के लिए प्रदान करते थे, जिसमें उनकी पत्नी और कई बच्चे शामिल थे। उनके सहयोगी और परिचितों ने उन्हें मित्रवत और सहायक बताया, किसी को भी एक मुस्कुराहट और मदद करने के लिए तैयार किसी को भी। सतह पर एलन एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते थे, शुक्रवार की रात को स्थानीय उच्च विद्यालय के फुटबॉल मैच देखते हुए एक ठंडा बियर पीते हुए। उनके परिवार का जीवन स्थिर दिखता था, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे नियमित रूप से चर्च सेवाओं में भाग लेते थे। वे यहाँ तक कि पड़ोसी के पॉटलक डिनर और त्योहारी समारोहों में भी भाग लेते थे। एलन की स्वाभाविक उपस्थिति के बावजूद उनके पास एक छुपी हुई ओर थी। उन्हें बताया गया कि वे आकर्षक और चार्मिंग थे, अक्सर अविश्वसनीय कहानियां सुनाते थे और किसी को भी सुनने के लिए अपने दिल के द्वारा साझा करते थे। उनके सहयोगी और दोस्तों ने उनकी हंसी की क्षमता और उनकी कहानियों की क्षमता की प्रशंसा की, जो अक्सर उन्हें हंसाती थी। लेकिन यह एक चालाकी थी, एक सावधानी से तैयार किया गया सामना जो एक अंधकारमय और भयानक रहस्य को छुपाता था। एलन की आकर्षण और प्रियजनता ने लोगों को उनके कुछ भी वास्तव में गलत होने का संदेह करने में मुश्किल बना दिया। एलन के संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्हें अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ करीबी बताया गया था। वे अक्सर अपने सहयोगियों के साथ अपने व्यक्तिगत समस्याओं को साझा करते थे और उनकी सलाह की तलाश करते थे। उन्होंने अपने परिवार पर विश्वास किया, विशेष रूप से उनकी पत्नी पर, जो उनकी रॉक और साथी थी। हालांकि उन्हें भी एक प्रतिष्ठा थी कि वे सीक्रेटिव और मिस्टीरियस थे, अक्सर घंटों के लिए बिना किसी व्याख्या के गायब हो जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि एलन का जीवन जल्द ही एक बड़ा बदलाव ले जाएगा, जो उनके पेचीदा दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करेगा। वैले जो कैलिफोर्निया में 20 दिसंबर 1968 की एक ठंडी और धुंधली रात थी। सड़कें खाली थीं, केवल कुछ देर से रात के समय के लोगों और काम से घर वापस आने वालों के अलावा। हत्यारा महीनों से शहर पर हमला कर रहा था, स्थानीय समाचार पत्रों में क्रिप्टिक पत्र और कोड भेज रहा था। निवासी तनावग्रस्त थे, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि आगामी घटनाओं का क्या होगा। जब घड़ी 11:45 बजे बजी, धुंधली शहर को एक मोटी मिट्टी में लपेट गई। इस रात के पूर्वांगम महीनों पहले शुरू हुए जब डेविड फाराडे 17 और बेटी लू जेनसन 16 एक हाई स्कूल डांस पर मिले। वे एक खुशमिजाज जोड़ थे, जीवन के लिए एक साथ देख रहे थे। इस भाग्यशाली रात उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक दूरस्थ स्थान पर लेके हरमन रोड पर जाएंगे जहां वे तारों को देख सकते हैं। लेकिन उनकी शाम को एक कार के साथ कट गई जब उन्होंने एक कार को देखा। सोचा कि यह एक दोस्त है, उन्होंने रुका, लेकिन उन्हें एक हत्यारे के साथ मुखातिब होने का पता चला। उनकी संवेदनाएं उन्हें कुछ असामान्य होने का एहसास कराती थीं, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारा एक पिस्टल का उपयोग करके डेविड के सीने में गोली मारी और बेटी लू को कई गोलियां लगी जब वह दौड़ने की कोशिश कर रही थी। डेविड का शरीर पैसेंजर सीट में गिर गया और कार एक पेड़ में क्रैश हो गई। हत्यारा फिर से सायों से निकलकर डेविड को फिर से गोली मारी और बेटी को मारा, इस बार मृत्यु के लिए। हत्यारा फिर से समय लेता है, व्यवस्थित रूप से डेविड को फिर से गोली मारकर दृश्य से भाग गया। जोड़े के शरीर को घंटों तक वहीं छोड़ दिया गया, एक क्रूर यादगार के रूप में जो घटनाएं घटी थीं। रात के दौरान पुलिस ने एक पारगमन ड्राइवर से फोन प्राप्त किया,
जिसने लेके हरमन रोड पर एक 2 कार दुर्घटना की रिपोर्ट की। इस अपराध का सबसे चौंकाने वाला विवरण यह है कि हत्यारा ने केवल जोड़े को गोली मारी, बल्कि एक विकृत और दुखद कॉलिंग कार्ड भी छोड़ दिया, एक पिस्तौल के फायरिंग मैकेनिज्म का एक टुकड़ा, जिसे सावधानी से पिस्तौल से अलग किया गया और डेविड के सीने पर रखा गया। यह हिंसक कार्य केस का एक मील का पत्थर बन गया, जिससे जांचकर्ताओं के सिर में चक्कर आ गया और समुदाय को झटका लगा। उस फायरिंग मैकेनिज्म की तस्वीर को उन लोगों की यादों में अंकित हो गई जिन्होंने इस दुर्भाग्यशाली घटना का सामना किया, एक क्रूर यादगार के रूप में जो उनके बीच बुराई का प्रतीक था। पुलिस बगल में थी, लेकिन उन्हें पता था कि वे जल्दी से कार्रवाई करनी होगी ताकि उन्हें हत्यारे की पहचान करने में मदद मिल सके। वे क्षेत्र का दौरा किया, किसी भी संकेत की तलाश में जो उन्हें हत्यारे की पहचान करने में मदद कर सकता था। उन्हें पता नहीं था कि यह केवल एक लंबी और हिंसक खेल की शुरुआत थी। पुलिस ने सबसे पहले ज़ोडियाक किलर द्वारा भेजे गए एक श्रृंखला के रहस्यमय पत्रों और कोडों के जवाब में पहले प्रतिक्रिया की, जिससे प्रारंभ में जांचकर्ताओं को उलझन में डाल दिया। किलर का पहला ज्ञात शिकार डेविड फाराडे, 17 वर्षीय उच्च विद्यालय छात्र, और उनकी 16 वर्षीय प्रेमिका बेट्टी लू जेनसन 20 दिसंबर 1968 को कैलिफोर्निया के वैलेजो में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को मामले में साक्ष्य की कमी और हत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति ने हैरान कर दिया। उन्होंने एक जांच शुरू की, लेकिन किलर के ताने और पहेलियों ने ही और भी उलझन पैदा की। पुलिस ने एक सुराग की तलाश में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जो सब कुछ बदलने वाला मुख्य साक्ष्य एक ज़ोडियाक किलर पत्र था, जिसे 340 चरित्र संकेत के रूप में जाना जाता है, जिसे 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था। कोड में 340 चिन्ह थे, लेकिन यह किलर द्वारा भेजा गया सबसे लंबा कोड था, और यही कोड जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता था। क्रिप्टोग्राफर और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के संपादक डेविड एस. फेरेल ने इस कोड को क्रैक करने के लिए काम किया, और अंततः एक आंशिक समाधान को व्याख्या किया गया। कोड ने पहले शिकारों की पहचान की, जो जांच के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू था। लेकिन यह किलर की चतुराई और चतुराई को भी दिखाता है। ज़ोडियाक किलर जांच में मुख्य संदेही में आर्थर ली एलन, एक दोषी से बच्चा दुष्कर्मी और एक शिकार के पड़ोसी थे, और रिचर्ड गायकोस्की, किलर का दोस्त और एक पत्रकार थे। दूसरा संदेही रॉस सुलिवन था, एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जिसका इतिहास हिंसक व्यवहार से था, और टेड काजिंस्की, जिसे अनाबॉम्बर के रूप में भी जाना जाता था, जिसने ज़ोडियाक किलर से जुड़े होने के लिए जांच की थी। ये व्यक्ति सभी जांच के दायरे में थे, लेकिन किसी को भी ज़ोडियाक किलर साबित नहीं किया गया। जांच एक पुलिस और किलर के बीच का खेल था। संदेही बदलते रहे, और पुलिस को किलर को पकड़ने के लिए कोई भी नजदीकी नहीं था। जो जांच को महीनों के लिए बर्बाद कर दिया, वह था पॉल स्टाइन का धोखा, जिसने जांचकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि किलर एक सैन फ्रांसिस्को टैक्सी ड्राइवर था। अक्टूबर 1969 में ज़ोडियाक किलर ने एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या कर दी, और पुलिस ने एक सुराग को माना। लेकिन जांच एक गलत दिशा में चली गई जब उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को पाया जो टैक्सी ड्राइवर की विवरण के अनुसार था। पुलिस ने अपना ध्यान इस व्यक्ति पर केंद्रित किया, लेकिन उन्हें पता चला कि वह बेकसूर था। यह धोखा जांचकर्ताओं को एक अंधकारमय गली में ले गया, जिसमें समय और संसाधनों की बर्बादी हुई। पुलिस को निराशा और